Hello everyone. Good morning to all of you. Am I audible? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? पढ़ाई अच्छे से हो रही है? क्या हुआ, नहीं हो रही है? इट मीन्स मान लो समझ में नहीं आ रहा है। सर ने आज आप लोगों की शिकायत की मुझसे, पहले वाले सर कि आप लोग बहुत कम जवाब दिए हैं टेस्ट में। कल मैं आप लोगों का फिर से टेस्ट है, मैं देख रही हूँ हिस्ट्री जितना मैंने पढ़ाया है इतने तक का टेस्ट होगा। अब प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है कि जितना पढ़ाया है एक बार अच्छे से पीपीटी को रिवाइज कर लेना। इससे बाहर का नहीं पूछूंगी, जितना पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कराऊंगी। टेस्ट यानी यहीं पर मैं करवाऊंगी, ऐसा नहीं कि वो लिखित या ऐसे कुछ रहे। एमसीक्यू मैं यहाँ, जैसे सर शायद आज ऐसा करा रहे थे, उन्होंने बोला बच्चे बहुत कम जवाब दिए हैं। देखिए ये मुझे बुरा लगा, मैं भी पढ़ाती हूँ, यानी मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट आए थे। इसमें कुछ जो है हिंदुओं द्वारा किए गए थे, कुछ मुस्लिमों द्वारा और कुछ पारसी सुधार आंदोलन थे। कुछ आंदोलन ऐसे थे जो सभी वर्गों के लिए या समुदाय के लिए थे, जैसे कि सती प्रथा, वो मुख्य रूप से वैसे हिंदुओं पर था। बाल विवाह यानी कि एंटी चाइल्ड मैरिज जो होता था, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट जो लाया गया था, जिसमें कुछ पिछले साल या उससे पिछले साल एक संशोधन की बात भी हुई थी, पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि गर्ल्स जो होती हैं उनकी भी एज जो है 21 ही कर देनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि शादी में कोई ऐसा जेंडर से होना नहीं चाहिए। जब हम एजुकेशन में सेम दे रहे हैं सब कुछ, तो शादी की एज, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। याद रखिएगा अभी पुराना वाला ही चल रहा है, यानी 1978 में जो हुआ था वही चल रहा है, यानी कि 18 गर्ल्स का और 21 बॉयज के। तो वो सभी सुधार आंदोलनों के बारे में आज के सेशन में जो है आपकी चर्चा होने वाली है। इन सुधारकों में मुख्य रूप से जो थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एनी बेसेंट थी। दलित सुधारकों में दो मुख्य माने जाते थे, एक पेरियार। पेरियार को और किस पूर्ण रूप से जानते थे, किस नाम से? जी हाँ। इसके अलावा ज्योतिबा राव फूले, उनकी पत्नी द्वारा, यानी कौन थी उनकी पत्नी? ज्योतिबा राव फूले की पत्नी। जी, इन सभी द्वारा जो सुधार आंदोलन किए गए थे वो सबकी चर्चा जो है आज के सेशन में हम करने वाले हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये जो सुधार आंदोलन हुए थे तो कुछ ऐसे सुधारक थे जो कि प्राच्य यानी कि प्राचीन भी और पश्चात्य यानी कि बाद पश्चिम के सुधारों से भी जुड़े हुए थे। जैसे राजा राम मोहन जो थे समर्थक थे, लेकिन बहुत ऐसे सुधारक थे जो पश्चिमी सुधार से प्रभावित नहीं थे। वे मानते थे कि जो यूरोपीय आए हैं उन्होंने सुधार जो भी किया है वो सिर्फ, ये बात सच थी कि वो जो भी सुधार आंदोलन किए थे वो अपने फायदे के लिए किए थे, लेकिन उसमें कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट में एक टर्म आता है, या जियोग्राफी में नहीं, इन्वायरमेंट का एक टर्म है कि दोनों को लाभ होता है। जैसे लाइकेन, एज एग्जांपल लाइकेन सहजीवी जिसे कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो उसमें क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ला गए जिससे भारतीयों को भी फायदा हुआ और उन्हें भी हुआ। क्योंकि जो सती प्रथा थी वैसे तो गलत ही था, किसी पुरुष के मरने पर किसी स्त्री को क्यों जिंदा मरना चाहिए? ऐसा तो कभी मेल ने नहीं किया कि फीमेल उसकी मरी, जबकि दोनों के अंदर सेम ही फीचर्स हैं, सब कुछ है, पैदा होने का तरीका सब कुछ। लेकिन सामाजिक में क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था। पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या कर दिया गया, महिलाओं को हमेशा इस तरह दिखाया गया कि वो कहीं ना कहीं अबला है, यानी कि उन्हें कमजोर दर्शाया ही गया है नहीं। अगर बात की जाए मजबूती की तो वो मेल से ज्यादा मजबूत होती हैं, ये रियलिटी है। आपके घर में देखिएगा प्रॉब्लम्स आएगी तो पिता, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आएगी तो पिता ज्यादा परेशान होते हैं, माता कहीं ना कहीं से संभाल लेती हैं। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि एक
स्त्री जब विडो हो जाती है फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छे से संभाल के पढ़ा लिखा देती है, पर अगर किसी घर में एक फीमेल की मौत हो जाए पहले, मतलब पुरुष किसे, यानी कि वो विडोवर है, तो वो बच्चों को इतने अच्छे से नहीं संभाल पाता। वो कमा सकता है, पैसा कर सकता है, लेकिन स्त्री क्या है, कमा भी सकती है और बच्चे को भी अच्छे से संभाल सकती है। तो इसीलिए, लेकिन हमारा समाज ऐसा है जिसने इस तरह बना दिया है कि फीमेल जो है कमजोर होती है और कोई कमजोर नहीं होता है। और इसमें तो दिख भी रहा है, कमजोर नहीं है, मजबूत ज्यादा है फीमेल। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले हैं वो राजा राम मोहन राय के बारे में करने वाले हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा जो सुधार आंदोलन किए गए थे या जो कार्य किए गए, तो सबसे ज्यादा सुधार आंदोलन जो किए गए थे या कार्य किए गए थे वो राजा राम मोहन राय द्वारा ही किए गए थे। राजा राम मोहन राय ने बहुत ऐसे कार्य किए जिसे हम ऐसे एक बार समझ ले रहे हैं, जिससे थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल सही। तो राजा राम मोहन राय को कई उपनाम दिए गए हैं। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा वो उपनाम कौन कौन से थे? उपनाम यानी इसके अलावा अन्य नामों से जाना जाता था। जैसे कि इन्हें कहा जाता था नौ प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक। तीसरा पॉइंट, भारतीय पुनर्जागरण का उद्धारक। उद्धारक या अग्रदूत, पिता, कुछ भी कह सकते हैं, सब सही है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। नव जागरण का अग्रदूत। ऐसे कई उपनाम जो हैं दिए गए हैं, सब सारे नहीं, 4-5 जो है पूछे जाते हैं। ये उपनाम इन्हें दिए गए थे, इन नामों से जाना जाता था। राजा राम मोहन राय ने कई सुधार कार्य किए थे। इनमें से अगर बात की जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था इनके द्वारा किया गया ब्रह्म समाज। पहले इसे याद रखिए ब्रह्म सभा के नाम से किया गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है इसे ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। और ये शुरुआत कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, 1828 में ब्रह्म सभा, जो कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, शुरू किया गया। इसमें क्या था, इन्होंने कहा था राजा राम मोहन राय कि अगर कोई भी धर्म, किसी एक धर्म के प्रति नहीं, क्योंकि ये प्राच्य और पश्चात्य दोनों के समर्थक थे और ये किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़े हुए थे, तो इनका एक ही कहना था कि अगर कोई भी धर्म सुधार की बात नहीं करता है किसी भी धर्म से, तो उस धर्म को बदल दो, वो धर्म होना ही नहीं चाहिए। ये इनका स्टेटमेंट है जो कि पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है स्टेटमेंट। कोई धर्म यदि सुधार की बात नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए। इस ब्रह्म समाज का मुख्य जो उद्देश्य था एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर, ये बहुदेववाद की बात नहीं करते थे, एक ईश्वर, एकेश्वरवाद पे बल देते थे। और इस ब्रह्म समाज में और क्या था, जिस किसी भी धर्म में कोई अच्छाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो हमें एडप्ट करना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम वर्ग में एक बहुत अच्छा लगता है कि उनके जब आप वो क्या उसे बोलते हैं, जो वहां पूजा का स्थान क्या कहलाता है,
मस्जिद जाओगे तो वहां हमारे जैसे कर्म कांड नहीं है। हमारे मंदिरों में जाओगे, फूल माला, ये इतना झंझट कि मान लो कि कोई गरीब व्यक्ति है तो वो दरवाजे पर जाएगा, प्रणाम करके निकल जाए, उसे नहीं है कि वो खरीद पाएगा 50 रुपया 100 रुपया, या हमारे यहाँ तीर्थ। लेकिन मुस्लिमों में आप जाओगे सब बराबर वहां नजर आएंगे, कोई लगेगा ही नहीं। दूसरी बात बहुत अच्छी लगती है, वहां जब आप पूजा करने जाओगे तो सब एकदम लाइन से बैठ के पूजा करते हैं, हिंदुओं में ऐसे भेड़ चाल की तरह। तो यही उनका कहना था कि किसी भी धर्म में जो अच्छाई है उसे आप एडप्ट करो, और दूसरे अगर बुराई है तो उस धर्म को ही समाप्त कर दो। इस ब्रह्म समाज की स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इस बंटवारा हुआ था। ब्रह्म समाज क्या हुआ था, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है, कोई बता सकता है कब मृत्यु हुई थी? जी बिल्कुल, 1833 में कहा, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये जो ब्रह्म समाज जो कि ये संभाल रहे थे, किसके हाथों में चला गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, 1839 में एक और सभा गठित की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तत्वबोधिनी सभा। और इसी सभा के नाम पर उन्होंने एक पत्रिका भी जारी की, तत्वबोधिनी पत्रिका। फिर क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ एक और व्यक्ति मिलकर कार्य करते थे ब्रह्म समाज में, जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। इन दोनों के बीच, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच 1865 में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, यानी ब्रह्म समाज से रिलेटेड किसी बात को लेकर मतभेद होता है। तो क्या होता है कि 1865 में किसके किसके बीच, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, देवेंद्रनाथ को मैं डीटी लिख रही हूँ, और केशव चंद्र का नाम पूरा लिख दे रही हूँ क्योंकि उनका नाम अभी नहीं है, के मध्य मतभेद। अब इस मतभेद के बाद ये होता है कि 1866 में इसे विभाजित कर दिया जाता है ब्रह्म समाज को, और ब्रह्म समाज विभाजित होकर क्या बन जाता है? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज इस नाम से जाना जाने लगता है। तो ये जो मूल ब्रह्म समाज था अलग हो गया, और आदि ब्रह्म समाज किसके नेतृत्व में कार्य करने लगा? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। हाँ, वो तो एक अलग संस्था ही थी, उसका ब्रह्म समाज से कोई लेना देना नहीं था, वो एक अलग देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई संस्था थी, उसका इससे कोई डायरेक्टली संबंध नहीं था, इनडायरेक्ट संबंध था, ये याद रखेगा। इससे कोई उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो इनडायरेक्टली तौर पे एक अलग संस्था गठित किए थे। फिर आगे क्या होता है, फिर एक बार केशव चंद्र गलती करते हैं, इन्हीं के प्रयासों से लाया गया था ब्रह्म विवाह अधिनियम। कब की बात है? 1872 में एक एक्ट पारित किया गया था, जिसमें ये लाया गया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं किया जा सकता। पर इन्होंने क्या किया, खुद केशव चंद्र सेन ने अपनी ही बेटी का विवाह 12 साल की उम्र में एक बहुत ही बड़े जमींदार से कर दी। तो क्या हुआ, इस बात से लोग नाराज हुए कि खुद आपने ही एक्ट को पारित करवाया सरकार से मिलकर, ब्रह्मा विवाह अधिनियम, और खुद आपने उल्लंघन किया। तो फिर एक बार आदि ब्रह्म समाज में जो लोग थे वो फिर से बंटवारा होगा, और फिर से एक बार आगे एक और भाग बनेगा, जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। इसके अलावा इसके बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट्स को और समझ लेते हैं। इनके अलावा इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, वैश्यागमन का विरोध किया था, और पर्दा प्रथा, इसका क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, यानी रीमैरिज जो एक्ट हुआ था, विडो। अच्छा, किसके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये कार्य किए गए थे इनके द्वारा। इन्होंने इसके अलावा धार्मिक कार्यों में क्या किया था? मूर्ति पूजा का खंडन किया था।
ब्राह्मणीय जो कर्म कांड यानी पूजा पाठ होते हैं, इनका मानना था कि विवाह कराने के लिए, विवाह एक संस्था जो है भारतीय समाज में, याद रखिएगा, एक पवित्र संस्था मानी जाती है। हमारे यहाँ विवाह आज भी देखिएगा एक संस्था के रूप में है। किसी, अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर कोर्ट मैरिज शादी कर ले या ऐसे शादी कर ले, समाज जो है उसे कभी अच्छे निगाहों से नहीं देखता, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता है, पूरे दो परिवारों के बीच जो है वो एक बंधन बनता है, इसलिए इसे माना जाता है कि एक संस्था के रूप में कार्य। तो इनका कहना था कि विवाह कराते हुए जितने भी रिचुअल्स होने चाहिए वो होना सही है, लेकिन पुरोहित वर्ग यानी कि ब्राह्मण ही शादी करवाए ये गलत है। जिसे जिस आधार पे लगे, जिसे उस बारे में यानी विवाह के जो नियम है उसे अगर पता है तो वही व्यक्ति शादी करवाए। तो धार्मिक कर्मकांड जो थे उनका ब्राह्मणीय या धार्मिक लिख सकते हैं, ये सभी जो किए गए थे। इसके अलावा इन्होंने 15 में, 17 में, 21, 22, 25 तक बहुत सारे कार्य किए हैं। जो आगे नोट है उस पे देख लीजिए आप लोग, यहां मैंने कुछ हटा दिया। जन्म कब हुआ था, कहां पर जन्म हुआ था इनका? महाराष्ट्र में एक परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार से थे। याद रखिएगा, राजा राम मूल रूप से ब्राह्मण ही परिवार से थे, लेकिन ये ब्राह्मणों में जितने भी कर्मकांड थे खंडन किया था। इन्होंने सबसे पहले जो किया था, एक 1815 में एक पत्रिका प्रकाशित की थी। पत्रिका, उस पत्रिका का संबंध मूल रूप से एकेश्वरवाद से ही था। उसका नाम था तहकीत ए, कुछ पूरा नाम था उसका, ये तोहफत उल मुवाहिदीन। इसे मूल रूप से एकेश्वरवाद का उपहार कहा जाता है, यानी एक ईश्वर का। उसके अतिरिक्त इन्होंने बांग्ला में, ये बांग्ला भाषा में थी, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जो थी फारसी भाषा में थी। यहां ये प्रश्न पूछा गया है कि सती प्रथा का किस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की बात की थी, तो वो था मिरात उल अखबार। सती प्रथा को समाप्त करने की, तो ये 3 पत्रिकाएं थी इनकी, ये भी फारसी में थी। तोहफात वैसे नाम से ही पता चल जा रहा है, तोहफात उल मुवाहिदीन, ये 3 इनकी मुख्य पत्रिकाएं थी। इसके अलावा इन्होंने 1870 में किया था हिंदू कॉलेज की स्थापना, लेकिन ये अकेले नहीं किए थे हिंदू कॉलेज की स्थापना। 2 जो है ब्रिटिश के साथ मिलकर किए थे, जिसमें एक का नाम था डच घड़ी साज और दूसरा जो व्यक्ति था डेविड हेयर। इन दोनों के सहयोग से मिलकर 1817 में क्या किया उन्होंने, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हाँ, कोलकाता, ये कोलकाता। क्योंकि जो बनारस वाला है वो किया था सबसे पहले एनी बेसेंट ने, वो एनी बेसेंट ने द्वारा किया गया है 1878 में, और उसी को जाके 1960 में मदन मोहन मालवीय ने क्या नाम दे दिया था, BHU हिंदू कॉलेज ही बाद में, जो उस समय उसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिए थे। ये कोलकाता में हुआ था। वर्ष 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा, और फिर एक व्यक्ति थे, अच्छा ये तो पूरे एक ही व्यक्ति हैं, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम, इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने कलकत्ता
यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया। 17 में फिर 23 में इन्होंने क्या किया, फिर से कलकत्ता यूनिटेरियन एक कमेटी का गठन किया। यहां 3 लोग थे, 2 भारतीय थे और 1 विदेशी था, यानी कि ब्रिटिश विलियम एडम। आगे नेक्स्ट कुछ नोट करना है, थोड़ा फास्ट आप लोग। हाँ जी बोल। बिना पीपीटी के, ठीक। ऐसे ये जैसे बताया, ठीक। फिर 1815 में ही वो, यहां नोट कर लीजिए लाइन से ताकि याद हो जाए। 15 में इन्होंने क्या किया, आत्मीय सभा। और 15 में एक और पत्रिका कौन सी प्रकाशित हुई, तोहफात उल मुहावुद, एक तो ही दिन। एक पॉइंट हो गया, लाइन से हो जाएगा। 1817 में उन्होंने किसकी स्थापना की थी, जो हिंदू कॉलेज हुआ था 1817 में, वो कलकत्ता में। जिसमें उनके साथ एक व्यक्ति शामिल थे। उसके बाद 1821 में ही ये आया था, संवाद कौमुदी। एटीन 22 में हुआ था मीरात उल अखबार। ऐसे ही पत्रिका थी, सब में जरूरी नहीं है, उस समय के सोशल रिफॉर्म्स के लिए ही कुछ हुआ होगा। 1825 में उन्होंने क्या स्थापित की, यहां सॉरी 23 में इसके अलावा याद रखिएगा उन्होंने जो एक यहां स्थापित की थी, वेदांत कॉलेज था, इसलिए कलकत्ता। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, समिति, कमिटी यानी कि समिति। और एक 1825 में उन्होंने क्या किया, वेदांत कॉलेज। और एक पॉइंट और, 1828 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, 15 से शुरू करके 28 के बीच राजा राम मोहन द्वारा किए गए आत्मीय समा। उसी साल तोहफात उल मुआवुद्दीन, वहां लिखा हुआ है उससे कर रहे। 17 में हिंदू कॉलेज जो एक ब्रिटिश के सहयोग से किया। 21 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन, 22 में मीरात उल अखबार का प्रकाशन, 23 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनाया गया, 25 में वेदांत कॉलेज और 28 में ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 2 बार विभाजित हुआ। पहली बार कब हुआ, 1866 में, 65 में विवाद हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था। और उसके बाद अगला 1878 में, 2 बार जो है विभाजित हो गया है। यहां ये भी लिख लीजिए, ये क्या कहलाता था, आदि ब्रह्म समाज। और ये मूल रूप से जब अलग हुआ, एक मिनट, हाँ, साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। क्या कहलाया, साधारण ब्रह्म समाज। तो ये कहानी पूरा याद रखिएगा कि पहले ब्रह्म समाज या सभा, कोई भी नाम दिया जाएगा, फिर आदि ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद 1878 में क्या हुआ, साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अधिकारी के तौर पर काम किया था। याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था। और फिर
27 सितंबर 1803 को ब्रिटेन में, ब्रिस्टल है कहां पर, याद रखिएगा ब्रिटेन में ही है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। और राजा जो उपाधि दी गई थी, किसी के पास ऐसे कोई लाइट, वो हाइलाइटर है, पर बैग चाहिए ना, नहीं तो इस पे वो आ जाता है, रेशेज आ जाएगा।
तो सुनाई दे रहा है नहीं ना? अच्छा, यहाँ से हो रहा था ना। तो ब्रह्म समाज के बारे में हमने चर्चा की थी। ब्रह्म समाज में कुछ था, हिंदू धर्म में सुधार करना था, सभी धर्म में जो बुराइयां थी उसे समाप्त कर अच्छाइयों को एडप्ट करना था, मूर्ति पूजा का खंडन करना था, और एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की बात की गई थी। केशव चंद्र के कारण दो बार जो मूल ब्रह्म समाज था वो विभाजित हुआ। एक हुआ जाकर 66 में, जब क्या कहलाया, वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, और दूसरा 1878 में उनकी वजह से विभाजन हुआ, जो साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इसके अलावा याद रखिएगा कि उन्होंने दो तीन प्रमुख कार्य किए थे। 1868 में उन्होंने टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की शुरुआत की थी, और 1870 में उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया था। और ये कब किया था? जब ये इंग्लैंड से वापस आए थे, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करके जब ये इंग्लैंड से वापस आए थे तो उन्होंने ये कार्य किया था। नेक्स्ट, सदस्य में कौन थे? एमजी। अच्छा, एमजी रनाडे किसके गुरु थे? और उनके वो किसके गुरु थे? एमजी रनाडे ने जो संगठन लाया था उसे क्या कहते थे? बहुत फेमस संगठन है, और इतना 1867 में ही गठित की गई थी, बहुत ही फेमस है। अच्छा, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? ये कहाँ के थे? मूल रूप से कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। और इन्हें क्या नाम दिया जाता था? जी, बहुत सही। ये सब टर्म आपसे पूछे जाते हैं। सुकरात थे कौन वैसे? सुकरात कौन थे? यूनान के एक दार्शनिक थे सुकरात, और सुकरात एक बहुत महान दार्शनिक थे। इन्होंने कहा था, इनका एक बहुत ही स्टेटमेंट फेमस है कि एक असंतुष्ट जो व्यक्ति होता है वो एक संतुष्ट सुअर से बेहतर होता है। पूरा स्टेटमेंट था कि एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है एक असंतुष्ट व्यक्ति होना, और एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको लगा कि अरे हमने तो सफिशियंट पढ़ लिया, क्यों पढ़ना है? इसलिए उन्होंने कहा था कि जो सुअर है उसे क्या है, पानी में दिन भर कीचड़ में रहना है, उसे तो कुछ सोचना नहीं। वो उसी में, उसका हंसने की बात नहीं है, वो उसका लगता है कि जीवन इसी में है, वो उसी में सेटिस्फाइड है कि मेरा लाइफ इसी में है। लेकिन उससे बेहतर है कि मनुष्य को लग रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही बोला था, क्योंकि ये एक दार्शनिक थे, दर्शन की भाषा है कि एक मूर्ख क्या है, वो संतुष्ट रहेगा उसके पास कुछ भी ना हो। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि सुकरात जो ज्ञानी है, सुकरात कहीं ना कहीं ज्ञानी के तौर पे वहां कहा गया है कि असंतुष्ट है, कि उसे कुछ सीखना है। तो सुकरात, अच्छा सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लूटो होता है, प्लूटो नहीं होता। प्लूटो के शिष्य, अरस्तु के शिष्य, सिकंदर, सिकंदर महान। ये पूछा हुआ भी प्रश्न है क्रम में, याद रखिएगा, आप लोगों के पेपर में नहीं, किसी और। इन्होंने अछूतों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कई जो है कल्याणकारी संस्थाएं बनाई थी, जिसमें एक था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कब बनाई गई थी? 1884 में। महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, यानी कि महाराष्ट्र विडो रीमैरिज जो एसोसिएशन, ये देखिए इसका एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है कि ये जो है कब महाराष्ट्र विधवा, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे पहली बार पुनर्विवाह को लेकर 1850 में जो है एक आंदोलन शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1850 में जो है एक आंदोलन शुरू किया गया था, और उसी आंदोलन से प्रभावित होकर फिर 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। तो ये एग्जैक्ट मैंने सर्च किया, कुछ टाइम जो है नहीं दिया था कि क्या होगा। आर्य समाज 1875 किसने?
इसका मुख्यालय कहाँ था? अब पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से, तब पढ़। गुजरात जी नहीं, बंबई। और बाद में जो है कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? इसे लाहौर में कर दिया गया था। याद रखिएगा, कुछ वर्षों बाद ही, जैसा 2 वर्षों बाद ही बंबई से स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया था? ये लाहौर में कर दिया जाता था। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की तरफ लौटो। लेकिन आप सभी पढ़े होंगे कि वेदों में कर्म कांड बहुत दिए गए हैं। वेद में क्या है? बलि प्रथा दी गई है, यज्ञ के माध्यम से किया गया है, लेकिन इन्होंने कहा है, और वेदों में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। सिंधु घाटी सभ्यता तक जो समाज था वो वर्ग में विभाजित था, यानी थे ऐसे ही विभाजन, ब्राह्मण क्षत्रिय सब थे, लेकिन वर्ग विभाजन था, और वहां पर इतनी जो है सोशल इनइक्वालिटी नहीं थी। माना जाता था जो शिक्षित वर्ग है वो पुरोहित है, जो युद्ध में शामिल होता है वो योद्धा यानी कि क्षत्रिय वर्ग हो गया, जो व्यापार करता है वो बनिक बिजनेस हो गया वैश्य, और जो बाकी वर्ग थे याद रखिएगा जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक, श्रमिक, बुनकर, शिल्पकार सभी आते थे, वो शूद्र वर्ग में आते थे। लेकिन जैसे ही वैदिक सभ्यता आई, एक ग्रामीण सभ्यता थी, यहां पर क्या हुआ? वर्ग विभाजन को वर्ण विभाजन कर दिया गया। और यहाँ, हाँ जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी जी नहीं, ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, और ये जैसे ही उत्तर वैदिक, उत्तर सैंधव सभ्यता आता है, वो शहरी से धीरे धीरे होते ग्रामीण में बदल जाता है, और वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, पहले पशुपालक हुए, और उसके बाद जैसे ही लोहे के प्रयोग मनुष्य करना सीखता है 1000 BC के आसपास, तो कृषि में संलिप्त हो जाता है, और कभी भी कृषि कहाँ होगी? ग्रामीण परिवेश में किया जाएगा। तो वहां पर जो सभ्यता थी क्या थी? वो कहते थे कि वर्ण के आधार पर विभाजन होना चाहिए, पर इन्होंने वेद की तरफ लौटने की बात की थी, पर वेदों की अच्छाई को इन्होंने कर्म के आधार पर कहा था, वर्ण के आधार पर नहीं। कर्म के आधार पर। अब इसके अलावा किसने कर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी? कर्म के आधार पर जैनों में कहा गया है कि कर्म के आधार पर विभाजन, बौद्धों में कहा है, यहां तक कि कहीं ना कहीं जो थे कार्ल मार्क्स वगैरह का भी मानना था कि इस तरह जो है समाज का विभाजन नहीं होना चाहिए कि आप इस आधार पर विभाजित करेंगे। खैर, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी इन सबसे थोड़ी इतर थी, वो थोड़ा सा दर्शन और उसका पार्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो वर्ण, इसके अलावा इन्होंने स्वदेशी, हिंदी को बढ़ावा दिया था। इन्हें कहा था, अपनी जो भाषा, इन्होंने कहा था कि बुरा से बुरा भी भारत में जो स्थिति है वो विदेश में आपके अच्छे से अच्छे स्थिति का कोई मतलब नहीं। अपने देश में कितनी भी खराब स्थिति है तो आप विदेश के बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल से बेहतर है, क्योंकि इन्होंने हमेशा स्वदेश और हिंदी को जो है बढ़ावा दिया था, दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा इनकी एक पत्रिका थी बहुत फेमस, पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश। जी बिल्कुल, सत्यार्थ प्रकाश का जय। इसके अलावा एक इन्होंने और भी पताका, पाखंडिनी पताका जो है उसका प्रकाशन, लेकिन वो पत्रिका नहीं थी, वो जो थी एक तरह से एक छोटे से संगठन के रूप में उन्हें शुरू किया गया था। उनका काम क्या था? हिंदू धर्म में जितने दोष हैं उनको दूर करना। इन्होंने हमेशा, देखो, वेदों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वेद में सिर्फ और सिर्फ जो है कर्मकांड ही है। वेद में विज्ञान बहुत अधिक है। विज्ञान हमारे समाज में, याद रखिए, जो सबसे पुरानी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से भी विज्ञान। क्योंकि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें वाटर मैनेजमेंट देखने को मिला तो क्या ये विज्ञान नहीं है? वहां पर रेन कंजर्वेशन मिला, ये विज्ञान होगा, तभी मनुष्यों ने किया होगा। वहां पर इरिगेशन सिस्टम जो था बहुत ही तरह से सिस्टमेटिक था, क्या ये विज्ञान नहीं था? वहां पर लोग हाथी दांत का प्रयोग कर रहे थे। ईंट, उस समय डिजाइनदार ईंट बना है, तो क्या कहीं ना कहीं लोग विज्ञान से परिचित थे? माप तौल था,
तो इसलिए कहा जाता है विज्ञान है, वेदों में भी आप देखेंगे तो विज्ञान है। तो इन्होंने यही कहा कि आप वेदों की तरफ लौटो, अच्छाइयों को एडॉप्ट करो, ना कि कर्मकांड को एडॉप्ट करो। तो इसलिए कहा था। उन्होंने गो रक्षा, गायों के लिए काम किया था। इन्होंने कहा था कि शूद्र व स्त्री वेद पढ़ सकते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में क्या है, शूद्र और स्त्री दोनों ही वेद नहीं पढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा पर बल दिया था, हायर एजुकेशन पर। यज्ञोपवीत यानी यज्ञ की धारणा करने के पक्ष में आंदोलन चलाया था। जो यज्ञ होता है ये कर्मकांड इनके अनुसार था। ये सभी जो है कर्मकांड है, क्योंकि इसमें क्या है, बलि दी जाती है, तो जीव हत्या होती है, और ये अहिंसा के पक्षधर थे। किसके? तो इसलिए इन्होंने इसका जो है खंडन किया था। तो वैदिक सभ्यता में ये कुछ बातें आर्य समाज में आपको याद रखनी है। कम टू नेक्स्ट पेज। यंग बंगाल आंदोलन, ये बंगाल के जो युवा वर्ग थे उनके द्वारा शुरू किया, इससे प्रभावित जो है एक आंदोलन था, इसलिए यंग बंगाल आंदोलन जो है नाम दिया गया था। राजनीति से प्रभावित होकर वहां के युवाओं पर इसको मुख्य रूप से जो प्रवर्तक किया था हेनरी लुई विवियन डिजोरियो, जो कि किससे प्रभावित होकर इस आंदोलन को जन्म दिया गया था। इन्होंने किस आंदोलन से प्रभावित होकर इसकी शुरुआत की थी? फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति से। और इन्हें याद रखिएगा, एक उपनाम दिया, उपनाम कम से कम याद रखिएगा, उपनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दिया गया था? आधुनिक भारत का, भारत का जी क्या बोली? राष्ट्रवादी कवि, ये जो है उपनाम दिया गया था। प्रवर्तक जिन्होंने शुरू किया उसे ही कहते हैं प्रवर्तक, शुरू जिसने शुरुआत की, क्योंकि ये एक संगठन नहीं है। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन कोई संगठन नहीं हो सकता है। संगठन में होकर वहां ऐसे नहीं होगा कि कोई आंदोलन शुरू किया जाएगा तो उसमें एक अध्यक्ष पद होगा, लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूट होगा तो उसमें एक अध्यक्ष होगा और बाकी जो है मेंबर होते हैं। और आंदोलन किसी के द्वारा जो शुरुआत की जाती है वो प्रवर्तक कहलाते हैं, और जो बाकी लोग नेतृत्वकर्ता होते हैं या समर्थक होते हैं। तो आंदोलन में कभी भी अध्यक्ष या सदस्य नहीं होंगे, सभी लोग शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ प्रवर्तक शब्द प्रयोग करते हैं। और जो शुरुआत करता है किसी संगठन या समिति का वो फाउंडर यानी संस्थापक कहलाता है। उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता सबसे जरूरी, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता में कहीं नहीं कहीं बोलने की अभिव्यक्ति है। कहां पर है? आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो बोलने की अभिव्यक्ति वो आती है किसमें? हाँ बिल्कुल, हाँ फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आता है प्रेस की भी स्वतंत्रता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है किसी भी टॉपिक पर। बस ऐसा हो कि वो राष्ट्र यानी आप जिस देश में रहते हो उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज के विरुद्ध में नहीं बोल सकते हैं, जैसे उच्च न्यायालय इन सब के विरुद्ध नहीं बोल सकते, पर बोलने की स्वतंत्रता पूरी है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखी जाती है। जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, रैयत कौन थे? हाँ, तो बंगाल के राष्ट्रीय सरकारी उच्च सेवाओं पर जो कौन थे? ब्रिटिश, सारे बड़े पदों पर कौन था? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में भारतीयों को रोजगार दिलाना, यानी कि जो उच्च पद थे वहां पर ब्रिटिश ही नहीं जो योग्य भारतीय हैं वो भी शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने और किया था, एकेडमिक एसोसिएशन की शुरुआत की थी और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन स्थापित किए थे। किसने? हेनरी लुई विवियन डिजोरियो, जो कि एक ब्रिटिश सुधारक हैं ना कि इंडियन सुधारक हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिशों ने भारत के सुधार के लिए ऐसे कार्य किए थे। कम टू नेक्स्ट पेज। रामकृष्ण मिशन किसने की थी? उसने शुरुआत की थी, उनके लिए की गई थी, जिसकी स्मृति में की गई थी वो किया गया था। शुरुआत किसने की थी? जी स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम क्या था ये प्रश्न पूछा हुआ है। जी नरेंद्र दत्त।
हाँ, नरेंद्र दत्त नाम था। अब एक बात और बताइए कि ये किस वर्ष शिकागो गए थे हिंदू धर्म सम्मेलन में? हाँ बिल्कुल सही। 1893 में कहाँ गए थे ये? कहाँ पर है शिकागो? जी बिल्कुल। क्या था उसका नाम? विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन। इसका एक बार 2018 या कुछ में मनाया भी गया था समारोह दोबारा पर। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, अच्छा एक बात और बताइए कि इस समय दो और इंपॉर्टेंट लोग, एक भारत आए थे, एक भारत से गए थे 1893 में। यही होता है रिलेट करके पढ़ना। बताइए 1893 में कौन भारत आया था और कौन भारत से बाहर गया था? हाँ, आए नहीं थे, जाएंगे। महात्मा गांधी जाएंगे ना, वो 1915 में आएंगे। महात्मा गांधी कहाँ गए थे? अफ्रीका। और एनी बेसेंट आई थी, याद रखिएगा। एनी बेसेंट 1893 में ही भारत आई थी, जब वो पहले, वो याद रखिएगा कि उन्हें इंग्लैंड में वो कौन सा एसोसिएशन था जिसका अध्यक्ष बनाया गया था। जब ये यहाँ आती हैं तो आने के बाद फिर ये जाके पहला जो कार्य करती हैं वो 1916 में किया जाता है। क्या किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना। और फिर 1917 में क्या बनती हैं ये? हाँ, कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनती हैं। और पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बने? बहुत सही, पढ़ तो रहे हैं अभी। अब लग रहा है, ऐसे बोलते हो आप लोग फिर लगता है कि हाँ पढ़ रहे हो। जातिवाद, छुआछूत, विषमता और राष्ट्र की दुर्बलता पर जो है कारक मानते थे कि इसी वजहों से, क्योंकि जातिवाद से वाकई देश में आज भी देखिएगा कि हमारे यहाँ सही स्टेटमेंट है कि जाति कभी नहीं जाती। अब किसी भी जगह चले जाओगे, मैं तो यहाँ आई तो मैं झेल गई, मैं रूम देखने गई, लोग जाते ही जाति पूछ लिए। मैं सोची यार हद है, यहाँ जाते ही पूछते थे अच्छा कास्ट बताइए क्या है। मैंने बोला कास्ट से रूम देने का क्या ही मतलब है, पर जाति कभी नहीं जा सकती है। ये प्रबुद्ध भारत, इनकी पत्रिका छुआछूत यानी कि अनटचेबल। छुआछूत मेनली आज भी समाज में जो है, जो शूद्र में नीचे एकदम सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट है उन्हीं के साथ है। देखिएगा कि जैसे 4 ही वर्ग हुए, तो यानी कि हम कह सकते हैं ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए। क्षत्रिय वर्ग में मान लीजिए जनरल जो सो कॉल्ड बोला जाता है उसमें 3-4 कास्ट आते हैं। उसके बाद ओबीसी। तो ओबीसी जो वर्ग है उसके साथ आपको देखिएगा ये स्थिति बहुत कम आती है। पर जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है यानी शेड्यूल कास्ट है उनके साथ ये भेदभाव ज्यादा किया जाता है, जबकि ये बहुत गलत सोचने पे लगता है कि क्यों करना किसी के साथ। तो ये वजह विषमता यानी वही समानता नहीं होना, और राष्ट्र की दुर्बलता यानी जो कमजोरी, ये सभी जो है राष्ट्र की मेन कमजोरी बन चुकी है। इसलिए इनकी जो पत्रिका थी 2 याद रखिएगा, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। लेकिन इसकी पुस्तक थी, इन्हें याद करने का कुछ तरीका नहीं है। योग याद रखिएगा जिसके लास्ट में हो, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और वेदांत फिलॉसफी। ये फेमस है, सबसे ज्यादा पूछा गया वेदांत फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? तो विवेकानंद। विवेकानंद को भी जो उपनाम दिया गया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें उपनाम जो दिया था, आधुनिक भारत के आध्यात्मिक गुरु। क्योंकि इन्होंने और विवेकानंद दोनों ने ही अध्यात्म पर बल दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें आधुनिक भारत के नहीं होना चाहिए, का होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु कहा था। यहां एक बात आपको बताइए, आर्य समाज का हमने वर्णन किया था, किसने आर्य समाज को अशांति का जनक बोला था? जन्मदाता। जी। और किसे वैलेंटाइन सिरोल ने ही कहा था कि वो भारत में अशांति के जनक हैं? हाँ जी। तो 2 बातें याद रखना है, एक ही व्यक्ति का स्टेटमेंट है। आर्य समाज को उन्होंने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता। क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने वेदों की तो बात की पर कर्म की बात कर दी, तो इसलिए कहा था। और दूसरा,
उस टाइम जहां पर सुधार आंदोलन चल रहे थे, वहां ब्रिटिश को ये चीज असभ्य लग रही थी कि ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो आज भी वेदों की तरफ लौटने की बात कर रहा है। इसलिए उन्होंने, आर्य समाज ने हिंदी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। तो इसे लगता था उस व्यक्ति को, ब्रिटिश को, कि मूर्ख व्यक्ति है, इसलिए उसने कहा था कि आर्य समाज जो है भारतीय अशांति का जन्मदाता है। और तिलक, तिलक ने भी क्या कहा था, स्वराज की बात की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उन्हें भी उसने क्या कहा, अशांति का जनक कहा था भारतीय। एक बात यहां नोट कर, हाँ, व्यक्ति पूछे तो तिलक और संगठन पूछे तो आर्य समाज। तो इसे जन्मदाता कहना है, उसे जनक कहना है। यहां याद रखिए स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार यही किया गया था आर्य समाज में। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द की बात की थी। अब स्वराज की मांग किसने की थी सर्वप्रथम, जी बताइए। हम्म तो वही मैं बोली, शब्द अलग होता है, स्वराज की मांग जो आप बता रही है, आप बता रही हैं दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। मैं शब्द, कोई शब्द कहां से निकला, कोई भी शब्द है उसकी उत्पत्ति जो होती है, ओरिजिन होता है, उसकी मैं बात कर रही हूं। तो सबसे पहले स्वराज शब्द, इसलिए मैंने लिखा है वर्ड कहां से आया था, तो दयानंद सरस्वती द्वारा। और स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की, जिसकी बात आप कर रही हैं 1906, हाँ, मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज दल का गठन कब किया गया था, हाँ, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा। जी, तो ये होता है, बस थोड़ा रिलेट करके पढ़ लीजिएगा तो याद रह जाएगा, इसलिए मैं बैक जाके कुछ बातें जो है बता देती हूँ। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी, कहां पर, ये बताइए कहां पर। जी बिल्कुल, आज तो, कल लग रहा है बुरा लगा कि हाँ हम बता नहीं रहे, तो आज पढ़ के आया गया है। न्यूयॉर्क। कौन संस्थापक थे, मैडम हेलेना पेट्रोवाना ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी स्टली ऑकलाट। इतना बड़ा नाम पूरा लगता है कि क्या बोलते हैं, ये याद रखने ना और ये याद रखना, पूरा एड्रेस ही साथ में आ जाता है नाम के साथ साथ, इसी में याद रखिएगा। अच्छा, कब भारत में जो है इसका वो संस्था बनाया गया था, यानी कि ब्रांच, शाखा स्थापित की गई थी, और कहां पर, कोई बता सकता है। जी बिल्कुल, आज खुशी हो रही है, सच में पढ़ के आए हो, पढ़ते हो आप लोग। अड्यार कहाँ है, बनाया कब गया था, कब, हाँ 1882 में ये स्थापित किया गया। इसमें क्या था, हिंदू धर्म में आध्यात्मिक दर्शन, धर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन। अच्छा, पुनर्जन्म को इससे पहले प्राचीन समय काल में कौन मानता था, पुनर्जन्म की बात कहां पर आपने पढ़ा, पुनर्जागरण का उसे कहा जाता था, पुनर्जन्म का नहीं, पुनर्जागरण का उन्हें जनक या उद्धारक कहा जाता है। पुनर्जन्म की बात जैनों में आती है, जबकि कहा जाता है जैन और बौद्धों में मूल जो अंतर था वो था कि ये आत्मा को भी मानते थे और पुनर्जन्म को भी मानते थे। पुनर्जन्म सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, पर वहां प्रमाण नहीं मिलता क्योंकि साहित्यिक स्रोत कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ वहां पर मिले हुए आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पर मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी पुनर्जन्म को माना जाता था, लेकिन वैदिक सभ्यता में भी माना गया है। और जाकर वो क्या बोलते हैं, जैनों ने पुनर्जन्म और आत्मा दोनों की बात की है कि आत्मा भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है। तो इन्होंने पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन किया। फिर इसी बीच 1893 में कौन आती हैं, एनी बेसेंट। ये इस सोसाइटी की यानी थियोसोफिकल सोसाइटी की कहां की अध्यक्ष थी, कहां का कार्यभार इन्होंने संभाला था, तो इन्होंने इंग्लैंड का कार्यभार इन्हीं के हाथों में था। एनी बेसेंट जब भारत आती हैं तो कब ये सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करती हैं, जी बिल्कुल 1898 में। ये कहां पर, बनारस में, जो कि अब सेंट्रल
हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और फिर ये क्या 1916 में क्या हो जाता है, ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय द्वारा क्या हो जाता है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा किए गए भारत में प्रमुख कार्यों की अगर बात की जाए तो क्या कार्य किया था इन्होंने, 1916 होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना की। 1970 कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, पर भारतीय पूछे तो सरोजनी। 8 साल, औरतों को याद रखने का 8-8 साल बाद ऐड कर देना, सही याद हो जाएगा। अब इनकी बताओ पत्रिका कौन थी? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ विल, हाँ कॉमनवेल्थ नहीं, तो जो न्यू इंडिया थी ये याद रखिएगा कि जो कॉमनवेल्थ है ये इनकी साप्ताहिक थी और ये जो थी दैनिक थी, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है क्या दैनिक पत्रिका थी। तो कॉमन जो है वो नहीं है, कॉमन वो डेली नहीं आता है, जैसे कुछ होता है ना कॉमन है पर वो कॉमन डेली नहीं आता था, वो साप्ताहिक आता था। जो न्यू इंडिया थी वो दैनिक तौर पे आती थी। और होम रूल में इन्होंने कहां से शुरुआत की थी, हाँ मद्रास से इन्होंने शुरुआत की थी। मुख्य रूप से जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल शुरुआत की गई थी वो भारत के छोटे भाग में की गई थी, पर पूरे भारत में इनका होम रूल जो था बड़े समय तक चला था और संपूर्ण भारत में इन्हीं का होम रूल था। पटना तक में भी होम रूल की शुरुआत करने के लिए प्रचार करने एनी बेसेंट ही आए थे। कम टू नेक्स्ट पेज। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ संस्थापक और ईयर याद रखना, ज्ञान मत लगाना, ये सब कभी कभी पूछे जाते हैं। परमहंस मंडली 1849 में संस्थापक ये महाराष्ट्र से थे, नाम था ददोबा पांडुरंग मेहता जी दुर्गाराम। ईश्वर चंद विद्यासागर, इनके बारे में 2 बातें याद रखनी है। एक बैथुन कॉलेज जो था, स्कूल सॉरी था, इसके ये सचिव थे, और एक इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो है पारित हुआ था इन्हीं के सहयोग से। 1849 में ये बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में थे और भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। और विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन जो पारित हुआ था अधिनियम, विधवा विडो रीमैरिज एक्ट, हाँ लॉर्ड कैनिंग के समय। लेकिन यहाँ बैथुन स्कूल है, अगर यही प्रश्न पूछा जाए बैथुन कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ वैसे सवाल है, पर याद रखिएगा जब स्कूल पूछा जाए तो इनका, कॉलेज पूछा जाए तो एनी बेसेंट का उससे रिलेशन था। नेक्स्ट, बाल शास्त्री जाम्बेकर, इन्होंने महाराष्ट्र में 1812 से लेकर 1846 तक काम किया था। बस इनमें एक बात याद रखिएगा, मराठी पत्रकारिता का पिता, ये प्रश्न पूछा जाए तो बाल शास्त्री जाम्बेकर। नेक्स्ट है गोपाल हरि देशमुख, 1823 से 1892 तक किया था। इनके बारे में बस एक याद रखना, इन्होंने एक पत्रिका जारी की थी लोकहितवादी, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। बस 2-2 पॉइंट ऐसे पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती अक्सर पूछा जाएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 किसने किया था, गोखले। पीछे कर दूं जी, कर दिया। अच्छा, हमने एक बार कुछ आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया था। जी हाँ, कि महादेव गोविंद रनाडे ने शुरुआत किसकी की थी। मैंने पूछा था उस समय जब एमजी रनाडे के बारे में कि उसने किस संस्था, मूल रूप से किस संस्था का जो है उन्होंने वो किया है, शुरुआत की थी। बहुत पूछा भी गया है।
सार्वजनिक सभा कब किया था? 1867। इसीलिए वहां जब मैं पढ़ा रही थी किसको, आत्मारंग पांडुरंग, जिस समय प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी उसी समय सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? नोट कर लीजिए, वहां बहुत पीछे चला गया है। सार्वजनिक सभा 1867, महादेव गोविंद रानडे। कुछ स्रोतों में वैसे 1870 भी लिखा है, पर ज्यादातर मैंने सर्च किया तो 1867 ही है सार्वजनिक सभा। अब आगे बढ़े तो गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये किसके गुरु थे? राजनीतिक, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, गांधी पे कभी चंद्र बिंदी मत दीजिएगा लिखते वक्त हिंदी में, वो गलत होता है। कई बुक्स में देखिएगा लिखा होता है। अच्छा, एक ऐसे होता है, इन दोनों में अंतर पता है जी? उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा में, ये राष्ट्रीय मिशनरियों की बात कर रहे हैं, ना कि किसकी कर रहे हैं? ईसाई मिशनरी, क्योंकि अंग्रेज और यूरोपीय ज्यादा ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रशिक्षित करना तथा लोगों को स्वार्थ रहित धार्मिक भावना, क्योंकि आज भी धर्म में के प्रति अगर किसी की रुचि होती है तो वह स्वार्थ से रिलेटेड होती है। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के प्रति ज्यादा कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो है स्वार्थ होती है। पर उन्होंने कहा कि अगर करने का इच्छा है धर्म के लिए कोई भी काम, तो स्वार्थ रहित काम करना, वरना फिर धर्म के लिए कोई बदलाव नहीं करना। सेवा सदन पारसियों द्वारा शुरू किया गया था, 1908 में किया गया। नाम था क्या उनका? बहरामजी एम मालाबारी द्वारा। ये एक पारसी धर्म सुधारक थे। सेवा सदन। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा 1870 में राधाकांत देव द्वारा किया गया था। इसमें ज्यादा से ज्यादा यही आपसे पूछा जा सकता है। अब आया मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलनों में सबसे प्रमुख जो आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मुस्लिम वर्ग है, क्योंकि शिक्षा में मुस्लिम वर्ग आज भी पीछे है। अगर आप में से कोई हो तो प्लीज उसे माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ बैठे होंगे तो इसी वजह से, क्योंकि आपकी फैमिली एजुकेटेड है। पर अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग अभी शिक्षा में पीछे हैं। तो इन्होंने, मुस्लिमों में आज देखिएगा रूढ़िवादिता ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे भी ज्यादा, देखिए इतना एजुकेशन होने के बावजूद आज भी उनके समाज में बच्चे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा अगर जनसंख्या होंगे तो क्षेत्र पर वर्चस्व जो होगा हमारा ज्यादा होगा। उनका एक ही उद्देश्य, इस आंदोलन का भी उद्देश्य जो था और इसके बाद के आंदोलनों का, क्योंकि वो चाहते थे कि इस्लाम से पूर्ण क्षेत्र बने, यानी कि जितना अधिक से अधिक, जैसे कि मध्यकाल में हम देखते हैं मुस्लिमों ने शासन किया था, तो उनका क्या एक ही उद्देश्य था? काफिरों के देश से इस्लाम का देश बनाना। इस्लाम उल हर्ब से इस्लाम उल उसे कहते थे शक या कुछ बोला जाता था, यानी कि काफिरों का देश। काफिरा किसे कहते हैं? जो खुदा को नहीं मानते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं वो लोग। तो काफिरों से इस्लाम का देश बनाना। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो शुरुआत की गई थी अलीगढ़ आंदोलन के, कौन थे? हाँ, सर सैयद अहमद खां का उद्देश्य ये नहीं था, ये इस्लाम नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि ये मुस्लिमों में आधुनिकीकरण लाना चाहते थे। उद्देश्य लिखिए, मुस्लिमों में आधुनिकीकरण लाना और शिक्षा बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नोट कर लीजिए। इस्लाम में क्या सामाजिक कुरीतियां थी? जैसे कि हिंदुओं में बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, वैश्यागमन। ज्यादातर वैश्यागमन उनमें नहीं होता है, हिंदुओं में ही होता है। पर्दा प्रथा हमारे यहाँ ही है। विधवाओं के विवाह, उनके यहाँ जो खराब प्रथाओं में है, एक पूरी मुरीदी प्रथा, दास प्रथा दोनों में थी। एक प्रथा जो 3 तलाक प्रथा होती है। 3 तलाक यानी कि बिना किसी आधार पर तलाक देने की और विवाह अधिक करने की, क्योंकि उनमें लीगल माना जाता है कि पति 3 स्त्री को रख सकता है या कई स्त्रियों को रख सकता है। ये क्या था, किसी को पता है? पीरी मुरीदी प्रथा। किसी को पता है ये प्रथा क्या होती है? दास प्रथा तो सबको पता है।
पीरी मुरीदी प्रथा होती है, आप देखे होंगे कि बहुत लोग पीर बाबा के पास जाते हैं, मुस्लिमों में नहीं, हिंदू ही जाते हैं, जो इनके क्या उसे बोलते हैं, अजमेर शरीफ जो होता है, वहां पर क्या होता है कि जो पीर होते हैं, पीर कुछ नहीं होते हैं, जैसे हमारे में वो क्या बोलते हैं, जादू टोना करने वाले को क्या बोलते हैं, तांत्रिक, इनमें पीर होते हैं। पीर ऐसा अपने आप को ये सूफियों की तरह मानते हैं, और इनका मानना है कि आपके लाइफ में पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या चल रहा है, मैंने कुछ नहीं, ये आपको जादू टोना जैसी बातें बताएंगे कि आपके प्राचीन समय का मतलब पिछला जन्म में क्या हुआ है और आगे। तो बहुत सारे लोग पीर के पास किस लिए जाते हैं, अपने भविष्यवाणी के लिए, कहीं ना कहीं एक ज्योतिषी की तरह कह सकते हैं। तो ये प्रथा समाप्त करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में ऐसी भावना लाती थी कि हाँ, अगर मान लीजिए आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और वो ये बता दे कि इस कार्य से आपको सफलता मिल जाएगी, मैं दावे से कह रही हूँ बहुत लोग वो गलत क्यों ना हो कर जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मुझे तो सफलता मिल जाएगी। तो इसे समाप्त करना, और दास प्रथा तो गलत है ही, तो इसे समाप्त करना। अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे, इसके अतिरिक्त उन्होंने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसकी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल 1875 में, ये आगे जाकर किस नाम से जाना जाता है जी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। कब बना था, 1920 में जाकर बना है, 1920 में जाकर ये बना, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 4 ऐसी हैं, एक जो है वो विमान से संबंधित है, और एक एग्रीकल्चर से संबंधित, 6 यूनिवर्सिटी है। सहयोगी यानी कि अलीगढ़ आंदोलन में कौन कौन था, चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, नजीर अहमद, मौलाना सिउली, नोमानी। पत्रिका इनकी ये आती थी तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक जो है एक पत्रिका आती थी इनकी। नेक्स्ट, फराजी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म हम्म हम्म, हाँ जी, ये जो दोनों के ही नहीं, तीनों के संस्थापक वही थे, तीनों, ये मैंने बताना भूल गई, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इन तीनों के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन या वो किया था, प्रवर्तक थे। आंदोलन जब भी होगा तो आंदोलन में फाउंडर नहीं होगा, याद रखिएगा, प्रवर्तक होगा, क्योंकि समर्थन करने वाला व्यक्ति आंदोलन का होता है, कोई संस्थापक नहीं होता है। और इन्हीं के द्वारा ये इन सब के ये क्या हो गए, संस्थापक, फाउंडर हुए, क्योंकि ये संगठन है और वो है, सभा और संगठन है, तो ये यहाँ पर फाउंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्लास का टाइम हो रहा है। फराजी आंदोलन 1818 में किया गया था, हाजी सरियतुल्ला और इनके बेटे कौन, दादू मियाँ द्वारा। अहमदिया आंदोलन 1889 में किया गया था, ये गुलाम अहमद पश्चिमी, गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, शुरुआत जिसने की थी उनका यह नाम है गुलाम अहमद। किस लिए किया था, पश्चिमी उदारवाद, यानी कि पश्चिमी यूरोप से प्रभावित होकर ब्रह्म विद्या और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में इन्होंने इसे शुरू किया था। पुस्तक थी, इनमें बस एक ही पॉइंट रखिएगा, ये ही पूछ सकता है, बहरीन अहमदिया के रचनाकार कौन थे, तो गुलाम अहमद। बहाबी आंदोलन, कल मैंने, अब आप लोग पूछेंगे कि कल तो मैम आप 80-20 बताई थी, 80-20 ही है मूल रूप से। जब बहाबी आंदोलन शुरू किया गया था तो 80-20 से 22 के बीच था, लेकिन भारत में जो इसका मुख्य प्रभाव देखने को आया था वो 80-30 से 60 तक के बीच में था। इस्लाम धर्म का पुनर्स्थापित, इसमें ही वो बात की गई थी, काफिरों के देश से इस्लाम का देश बनाना, इसका उद्देश्य जो था, काफिरों के देश से इस्लाम का देश बनाना।
यहां साफ साफ लिखा है इस्लाम को पुनर्स्थापित करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है इस्लाम को बढ़ावा देना। इसलिए ये कहते थे कि काफिरों के देश से हमें इस्लाम का देश बनाना है, यानी कि वो था इस्लाम उल हर्ब से इस्लाम उल हर्क या कुछ शब्द था, एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं लास्ट का याद आ रहा है। वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद राय बरेलवी, याद रखिएगा कौन थे? सर सैयद, ये भारत में इसके, और केंद्र कहां पर था? पटना। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन नेतृत्वकर्ता मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही। ये सभी सीधे पूछे जाएंगे प्रश्न, ना कि बहुत, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ प्रश्न, डबल स्टार। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा राव फूले का क्या नाम था पूरा? उनका पूरा नाम क्या था? चीटिंग नहीं, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। हाँ, इन्हें ज्योतिबा शॉर्ट में कहा जाता था, पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इन्होंने किसके लिए, सिंपल भाषा में याद रखिएगा, अस्पृश्य या जो दलित वर्ग हैं उनके लिए किया था, छुआछूत के विरुद्ध। इनको था कि मंदिरों में उन्हें प्रवेश मिलना चाहिए, उन्हें उच्च शिक्षा मिलना चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए, तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। इन्होंने नारी शिक्षा यानी बालिका शिक्षा और नारी शिक्षा दोनों में अंतर होता है, बालिका यानी कि चाइल्ड एजुकेशन और नारी यानी कि फीमेल या विमेन एजुकेशन के लिए। विमेन में इन्होंने हायर एजुकेशन, क्योंकि उस समय स्कूली ही शिक्षा नहीं मिलती थी तो हायर तो बहुत बड़ी बात थी, कुछ औरतें थी जिन्हें हायर एजुकेशन उस समय मिल पाता था, तो इन्होंने स्कूल खुलवाए बालिकाओं के लिए, और नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला, जो कौन चलाती थी? इनकी सावित्रीबाई फूले। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? बहुत फेमस पुस्तक है जी, बिल्कुल सही, गुलामगिरी पुस्तक जो थी। इन्होंने ब्राह्मण के जितने भी कर्मकांड थे, जैसे पूजा पाठ को लेकर, विवाह कराने को, मंदिरों में प्रवेश, क्योंकि दलितों को आज भी दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं वहां पर दलितों को प्रवेश नहीं मिलता है। याद रखिए, हम कहते भले ही हैं कि एजुकेटेड हैं, पर आज भी आप जब जाइएगा साउथ में कर्मकांड बहुत ज्यादा है। कुछ मामलों में देखिएगा वहां बलि प्रथा आज भी उत्तर भारत की तुलना में बहुत अधिक बलि प्रथा है। तो कुछ चीजें, आत्म सम्मान आंदोलन किसने किया? रामास्वामी नाइकर, क्या कहलाते थे? इन्हें एक और नाम दिया गया था, उपनाम क्या दिया गया था? द्रविड़ आंदोलन का जनक। जो पेरियार शब्द है ये तमिल से लिया हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ अगर पूछ लिया जाए कभी भी तो याद रखेगा, जो सम्मानजनक व्यक्ति होता है उसके लिए पेरियार शब्द का प्रयोग होता था। ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह करना, मंदिरों में जबरन प्रवेश, मनु स्मृति को इन्होंने जलाया, क्योंकि हिंदू में सबसे जो मुख्य वो मानी जाती है मनु स्मृति, क्योंकि मनु को क्या माना जाता है? भारतीय समाज का प्रथम विधि निर्माता, या फिर मनु स्मृति को भी कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो लॉ मेकर है भारतीय समाज में वो पहला यही है, इसलिए इन्होंने मनु स्मृति को जलाया था। मंदिरों में प्रवेश के लिए किसने और काम किया था? अंबेडकर ने। अंबेडकर ने भी जो है ये कार्य किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अनटचेबल वेलफेयर एसोसिएशन 1924 किसके द्वारा? जी, अस्पृश्य लोगों को भौतिक एवं नैतिक उन्नति के लिए, मोरल जो है तरीके से उन्हें, या वैसे उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की शुरुआत कब की थी? ईयर बताइए। कुछ नहीं, उसको उल्टा करना है, 90 वैसे ही रहने देना है, 24 को 42 कर देना, ये याद रखना, दो, ठीक है, इनके द्वारा किए गए। बाकी इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं, जैसे प्रारूप समिति के सदस्य के उन्होंने अध्यक्षता की। उसके अलावा जब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की तो वहां पर चर्चा होगी। वायकोम सत्याग्रह कहां से? केरल। ये एक गांधीवादी आंदोलन कहा जाता है, इसका मतलब गांधी से प्रभावित, गांधी के आंदोलनों से प्रभावित।
गांधीवादी आंदोलन। कौन कौन था? नारायण गुरु, एन कुमारन, के माधवन जैसे बुद्धिजीवी वर्गों ने छुआछूत के खिलाफ। क्योंकि केरल में सॉरी गांधी जी क्या करते थे, जाति की बात वो भी करते थे। गांधी जी में एक बहुत बुरी बात लगती है कि वो अनटचेबल के खिलाफ थे। वो कहते थे कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, पर मनुष्य को कार्य जो करना चाहिए वो जाति के आधार पर ही करना चाहिए। उनका मानना था कि लोहार का बेटा है वो लोहार ही बने, कृषक का बेटा, वो वैसे कहते थे क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने की बात हमेशा की। छुआछूत, अनटचेबिलिटी जो है उसे समाप्त करने के लिए जो है उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने कहा कार्य जो मनुष्य करेगा वो जाति के आधार पर ही करेगा, यानी जिसका पिता लोहार है उसका बेटा भी लोहार बनेगा। उनसे पूछा जाता फिर आप क्यों वकालत किए थे बनिया होकर। वैसे उन्होंने, मजाक की बात नहीं है, बहुत सारे कार्य किए हैं। महात्मा गांधी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसी, याद रखिएगा पारसी जो है एजुकेशन में बहुत, और जितने बड़े बिजनेसमैन आज आपको देखने को मिलेंगे वो पारसी वर्ग से ही मिलेंगे। तो पारसी समुदाय द्वारा जो किया गया था 1851 में एक सभा बनाई गई थी, रहनुमाई माजदया स्नान सभा की का गठन, जिसमें मूल रूप से जो लोग थे ये जो थे मुख्य थे दादा भाई नौरोजी, अच्छा ये अलग नाम है, नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी सबसे मुख्य में से थे, के आर कामा और एस एस बंगाली, ये लोग जो थे इसमें शामिल थे। और एक पत्र आई थी, सॉरी पत्रिका, रास्त गुफ्तार, ये याद रखिएगा 2 भाषाओं में आती थी, इंग्लिश और गुजराती, 2 भाषाओं में ये पत्रिका आती थी दादा भाई नौरोजी की, रास्त गुफ्तार। कम टू नेक्स्ट पेज। अब अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन जिसमें योगदान जो रहा था ये ब्रिटिश की वजह से, इन आंदोलनों में जितनी भी सफलता मिली है याद रखिएगा ब्रिटिशों के कारण मिली थी। सबसे पहला सती प्रथा किसके सहयोग से? भारतीयों की मैं बात कर रही हूं, वहां लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखा हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब? 1929 लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया सती प्रथा। कहानी पता ही है, इतना पढ़े होंगे सती प्रथा क्या है। बाल विवाह, एंटी चाइल्ड मैरिज, इसमें याद रखिएगा सबसे पहले 1860 में लड़कियों की विवाह की उम्र जो थी केवल 10 वर्ष। आप इमेजिन करके देखिए 10 वर्ष की बच्ची कितनी छोटी होती है। उस समय उनके विवाह की उम्र लीगल उम्र थी, यानी इलीगल तरीके से कितने कम एज में शादी कर दी गई जाती होगी। ये तो लीगल एज है 10 साल, सोचिए इलीगल तरीके से 6-7 कितने में भी कर दी जाती होगी, ये एज थी। इसमें 3 सुधार आपको याद रखने हैं किए गए थे। एंटी जो चाइल्ड मैरिज है, पहला किया गया था सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, जिसमें जो कार्य किया गया था लड़कियों के विवाह का उम्र जो है 14 साल कर दिया गया था। 14 और 18 किसका? ये गर्ल्स, ये बॉयज के लिए। इसके अलावा इसमें एक कार्य किया गया था बहु विवाह पर प्रतिबंध। बहु विवाह समझ रहे हैं? एक से अधिक विवाह करना, जैसे बहुपत्नी विवाह एक से अधिक पत्नी रखना, और बहुपति विवाह होता है एक से अधिक पति रखना। बहुपत्नी विवाह कई जगहों पर है, लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ भारत में जाएंगे तो वहां बहुपति विवाह भी है। वहां लड़का शादी के बाद अपने ससुराल जाके रहता है, ना कि लड़की आती है ससुराल में। हाँ, बहुत ऐसे वहां पर है जनजाति जिनमें लड़का जो है वो ससुराल जाता है, क्योंकि बेटी को वहां पिता की वसीयत मिलती है, मतलब माता की, पिता की वसीयत वहां होती ही नहीं, माता की वसीयत बेटी को मिलेगी। सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसमें क्या किया गया? 14 से घटा के लड़की का 12 कर दिया गया। फिर से क्या? ये एक विवाह एक्ट लाया गया था। हाँ, तो इसमें और कम कर दिया गया। तो क्या हुआ? इसकी निंदा किसने, सबसे ज्यादा इसकी बुराई किसने की थी? तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो कहा गया, क्योंकि एक तो बढ़ाने की जगह इन्होंने फिर से कम कर दिया, और लड़कों के एज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 12 और 18 ही रखा।
12 के साथ साथ 18 रखा। फिर से लाया गया बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाया गया 1929 में, ये लाया गया था। एक इससे पहले एक और आएगा शारदा, ये एक राजस्थान के एक्टिविस्ट थे, उनके द्वारा, उनका नाम शारदा कुछ करके था, उनके लाया गया था। इनमें फिर से 14 और 18 किया गया था। 12 के बाद पुनः शारदा एक्ट में 14 और 18 किया गया, और इसके तहत फिर क्या कर दिया गया, कितना किया गया, सही बोला, क्यों हंस रहे हो, 14-18 ही था। 1978 में जो एक्ट लाया गया तब लाया गया था 18 और 21। जरूरी नहीं हर बार वो जो बोलेंगे वो गलत ही बोल देंगे। 18 और 21 जब 78 में लाया गया, 1978 में तब लाया गया 18 और 21, अभी तक यही चल रहा है। लेकिन जो अरुण जेटली की वाइफ है जया जेटली, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करके बनी बात की 21 लड़कियों के विवाह को लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, यानी अधिनियम वो नहीं बना है। याद रखिएगा, विधेयक है पर अधिनियम एक्ट नहीं बना है। उस पर सिर्फ चर्चा हुई कि लड़कियों के विवाह का जो है उम्र है इतना कर दिया जाए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग, कब, विद्यासागर के सहयोग से। याद रखिएगा, इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से पहले एक और लाया गया था आंदोलन की तरह, 1850 में महाराष्ट्र में वो शुरू किया गया था। महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नहीं बना था, वो एक आंदोलन था। उसके बाद फिर ठगी प्रथा यानी फ्रॉड, वो क्या उसको बोल सकते हैं, ट्रेडिशन बोल सकते हैं, 1837 में ये किसके सहयोग से समाप्त किया गया। हाँ, इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है, ईयर और किसके सहयोग से हुआ, बाकी कोई नहीं। वो नर बलि प्रथा की आप बात कर रही हैं, ह्यूमन कंसेंट्रेशन, उसकी, वो ह्यूमन नरी जो खोंड जाति में जिसकी वजह से एक आंदोलन हुआ था उसकी बात करें। ठगी यानी लोगों को बेवकूफ बनाकर जो ठगी प्रथा, यानी कि मान लीजिए अभी बहुत टाइम तक पुराने टाइम में जैसे आपको कुछ भुलावनी बातें कह के और आपका धन, ठगी प्रथा वो अलग है। आप बात कर रही हैं नर बलि प्रथा की, जिसमें ह्यूमन को बलि दी जाती थे। हाँ, तो एक व्यक्ति दो कार्य कर सकते हैं, एलन ब्रो के समय होगा वो। फिर शिशु वध गवर्नर जनरल जॉनसोर के समय हुआ, लेकिन याद रखिएगा जॉनसोर जो लाया था तो उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। जब वेलेजली ने एक नियम लाया था, इस नियम का नाम था नियम 3, ये जो रूल 3 के तहत जो है धीरे धीरे प्रतिबंध, लेकिन शिशु वध को समाप्त नहीं पूरी तरह किया गया था। नरबली नहीं, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ है, और इसमें सिंपल भाषा याद रखिए, खोंड आंदोलन याद रख लिए, याद रहेगा खोंड आंदोलन, क्योंकि इन्हीं जाति में सबसे ज्यादा जो है एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, कल डाउट होगा तो मैं बता दूंगी। दास प्रथा, स्लेवरी जो है लॉर्ड एलन बरो के समय 1843 में समाप्त किया। अब बताइए किस दो मध्यकाल के शासकों ने भी दास प्रथा का समाप्त किया था, मध्यकाल में जो थे। और एक पर शायद एक दिन हमने चर्चा भी कुछ की थी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक। किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था दास प्रथा, स्लेवरी का जो 1833, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्ट पूछा जा सकता है। 1833 जो था उसे जाके 10 वर्षों बाद इंप्लीमेंट हुआ था, पर एक्ट पारित हो गया था 1833 के एक्ट से कि जो है स्लेवरी को समाप्त करना है। कुछ नहीं याद रखना है, किसके समय काल और समय, 2 पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कल पहले ही मैं बता दूं,